अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली। बंदा नाचीज़ मोहम्मद इमरान हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान क्लास 10th तारीख़ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर के अंदर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत डिस्कस करेंगे। इरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो which was started from 20th December 1971 and ended in 5th July 1977। इस इरा के अंदर कौन कौन से मेन काम थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के साथ एसोसिएट हैं और दुनिया आज भी उनको याद करती है। और इसके अलावा सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुख्तसर सा तारुफ करवाते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे सियासत का आगाज़ किया और उनका बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को रोतोडेरो इलाका है लाड़काना का, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, वहाँ पे पैदा होते हैं शाह नवाज़ भुट्टो के घर में। तो एज़ यूजुअल वो तालीम हासिल करती हैं और आला तालीम के लिए वो बाहर भी जाते हैं और बाहर से वो तालीम हासिल करके वापस आते हैं। तो फिर इन द इरा ऑफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान के दौर हुकूमत में एज अ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये उनकी कैबिनेट के अंदर शामिल होते हैं। और किन की सिफारिश के ऊपर? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा की सिफारिश के ऊपर ये इनका इस तरह सियासत में दाखिला होता है जनरल अयूब खान की कैबिनेट के मेंबर बनने का। ये मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर फायज रहते हैं, कभी उनको तिजारत की, कभी मदनियात की, कभी कोई मुख्तलिफ वो वजारतों के ऊपर वो फायज रहते हैं। एट दी एंड वो इंटरेस्ट शो करते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर और बाद में जाके उनको फॉरेन मिनिस्ट्री का भी मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद फिर चाहते हुए ना चाहते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल अयूब खान की राहें अलग हो जाती हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपने एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप वजूद में लेके आए, जो कि 30 नवंबर 1967 को लाहौर में इन्होंने एक PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक अलग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली और उसके बाद पे फिर मुल्क के अंदर ये हुकूमत करना चाहिए। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये 20 दिसंबर 1971 को ये ओहदा संभालते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभालते हैं। ये मुल्क के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर किसने बनवाया? याहिया खान, जनरल याहिया खान, जो पहले प्रेसिडेंट थे इनके, और उन्होंने इनको बनाया ताकि ये जब दौरे हुकूमत में आए, वज़ीर आज़म बने और उसके बाद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो जनरल याहिया खान को दोबारा से अपनी हुकूमत के दौरान एज अ प्रेसिडेंट लें। ये था। उसके बाद फिर ये 14 अगस्त 1973 को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के अंदर जो मेन काम हुए वो कौन कौन से थे उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो कि बतौर सदर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 2 दिन के बाद इन्होंने अपना ऑफिस संभालते ही काम दिखाना शुरू कर दिया। अब वो उसके दौरान मुआशी इस्लाहात करते हैं, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं। रिफॉर्म्स क्या होती हैं कि जो पहले से कोई भी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनके अंदर चेंजेस लेके आना, चेंजेस करना, किसी भी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं और उनकी ज़रूरत को देखते हुए चीज़ों के अंदर चेंज कर लेना कोई अच्छी चीज़ होती है। तो उन्होंने रिफॉर्म्स की, डिफरेंट टाइप्स की रिफॉर्म्स की। नंबर 1, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद फिर
जो मेन उनकी रिफॉर्म्स समझी जाती हैं, लेबर रिफॉर्म्स थी, लेबर इस्लाहात। नंबर 4 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ज़रूरी इस्लाहात। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उनके एंड पे जाके हम इनके इम्पैक्ट्स देखेंगे। सनद, तालीम, कांग्रेस और तिजारत के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स बने, ये चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सनदों को कौमी तहवील में लेना। अब सबसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इस अमर की ज़रूरत क्यों पैदा हुई, क्यों नेशनलाइज करना पड़ा, नेशनलाइजेशन क्यों स्टार्ट करना पड़ी। इसके ऑब्जेक्टिव को समझना बड़ा ज़रूरी है, बजाय इसके कि बाकी चीज़ें जाके पहले डिस्कस करें। पहले इसके ऑब्जेक्टिव को समझें। ये ज़रूरी क्यों हुआ, ये अमर ज़रूरी क्यों हुआ। ये 22 ख़ानदानों के पास मुल्क का 2 डिपार्टमेंट्स का एक डिपार्टमेंट, जिसको आप बोल सकते हैं सनत इंडस्ट्री, और दूसरा इंश्योरेंस। अब इंडस्ट्री, अब ये 22 ख़ानदानों की उजारादारी थी, 60% इंडस्ट्री के ऊपर और 80% इंश्योरेंस के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ 22 ख़ानदानों की उजारादारी थी। कितने ख़ानदानों की? सिर्फ और सिर्फ 22 ख़ानदानों की उजारादारी थी। और ये अपनी मर्जी से रेट्स बनाते, अपनी मर्जी से चीज़ें लेके चलते और गवर्नमेंट को टफ टाइम देते। पैसा अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था और अपनी मर्जी से पैसे और चीज़ों की कीमतों का तयन क्या करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को ओहदा संभाला और 22 दिसंबर को एक्शन ले लिया। वो एक्शन क्या था कि 22 ख़ानदानों की जो मलकियत से ये कारोबार थे, तो उन्होंने क्या किया कि ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। रीज़न क्या थी कि वो बाहर ना जा सके। फिर उसके बाद जो 19 कंपनियां थी, उनको जो लाइसेंसेस दिए हुए थे और जिनकी मालियत 10 करोड़ से ज़्यादा थी, या 100 मिलियंस भी कह सकते हैं, उससे ज़्यादा थी, उनके लाइसेंस इलीगल डिक्लेयर कर दे। ये उनका मेन काम था, जो आते ही उन्होंने 2 दिन के बाद इसका इनिशिएटिव ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पुर्जे जोड़कर गाड़ियां बनाने की सनत। नंबर 1। अब नेशनलाइजेशन, एक चीज मिस किया, नेशनलाइजेशन होती क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर लोग कारोबार कर रहे होते हैं, उसको कौमी मफाद के लिए उन इदारों को कौमी तहवील में ले लेना, हुकूमत की मलकियत में ले लेना, ये नेशनलाइजेशन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि बाहर से स्पेयर पार्ट्स मंगवा के कराची और बड़े शहरों के अंदर वो गाड़ियां बनाई जाती थी, पहला उसको नेशनलाइज किया। नंबर 2, भारी और बुनियादी केमिकल की इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया। नंबर 3, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने वाले कंज्यूमर गुड्स कहते हैं अशिया को, जो इंसान की बुनियादी अशिया है, रोटी, कपड़ा, सेहत के हवाले से ये इसकी बुनियादी अशिया हैं, फूड आइटम्स और बाकी नेसेसरी चीज़ें जो। नेक्स्ट है फौलाद साजी और लोहे की सनत, स्टील इंडस्ट्री। डेफिनेटली किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है उसका कंस्ट्रक्शन के साथ होती है, और कंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ लोहा इस्तेमाल होता है, और कोई भी मशीनरी बनाना होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर स्टील, आयरन इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री होती है, उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट नंबर 5, भारी मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री को भी नेशनलाइज कर दिया। पेट्रोकेमिकल्स नंबर 6, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट नंबर 7, सीमेंट इंडस्ट्री। जैसा कि स्टील इंडस्ट्री ज़रूरी है, इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री भी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, अहमियत रखती है। नेक्स्ट है मफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनतें, सोशल वेलफेयर के तहत जो आने वाली तमाम सनतें थीं उनको भी नेशनलाइज कर दिया। नंबर 8। नंबर 9, ट्रैक्टर प्लांट बनाने की सनत। एज यू नो वेरी वेल, आवर कंट्री इज अ एग्रीकल्चरल स्टेट, ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क को चलाने के लिए उसकी मेन ज़रूरत क्या होती है? ट्रैक्टर होती है। आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर बनाने की सनत है, ये सीमेंट बनाने की सनत है, ये ऑटोमोबाइल्स की है, और ये स्टील की है, ये डिफरेंट गुड्स की है, और ये ऑटोमोबाइल्स, कारें वगैरह बनाने।
تو ट्रैक्टर्स बनाने की सनत को भी नेशनलाइज करता ताकि गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में चीज़ें रहें, उसकी प्राइसेस, उसकी क्वालिटी, उसकी इंश्योरेंस, सब चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें, तो अच्छे तरीके से रन की जा सकती हैं। बारिश सामान बिजली, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने की जो इंडस्ट्री थी उसको भी नेशनलाइज कर दिया। ये थे वो मेन 10 पॉइंट्स, 10 इंडस्ट्रीज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज कर दी, कौमी तहवील में ले ली। और उसके बाद 20 सनदी इदारों को डायरेक्टर्स जो थे उनको डिसमिस कर दिया, मैनेजिंग एजेंसियां बना दी गई, और हर सनदी इदारे के इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए हुकूमत ने क्या किया, अलहदा डायरेक्टर्स मुतय्यन कर दिए, उनको तयनात किया, उनको अपॉइंट कर दिया गया कि हर सेक्टर का अलग अलग डायरेक्टर होगा जो उनकी देखभाल करेगा। 16 जनवरी 1972 को मुल्की मफाद के तहत मजीद 11 सनती यूनिट्स जो थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आने का पहला सरप्राइज पैकेज था, और पहला उनका स्टेप था कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे नेक्स्ट है नंबर 2, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। और बैंकों और बीमा कंपनियों को नेशनलाइज क्यों किया? आपको मालूम है कि जो सनतें थी, 60% सनतें जो थी, इंडस्ट्रीज जो थी, उनका होल्ड सिर्फ 22 खानदानों के पास था। इंश्योरेंस का होल्ड भी 80% इंश्योरेंस का होल्ड भी उन्हीं 22 खानदानों के पास था। उनकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह स्टेप लिया। अब इसमें क्या था कि बड़े बड़े ख़ानदानों ने निजी इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट बैंक्स बना के रखे हुए थे, अब उनको कौमी तहवील में ले लिया गया, जिसमें सरमाया दराना निज़ाम, जो कैपिटलिज्म होता है ना, रुपए का निज़ाम, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला असूल बना लें, जिसके पास जितना सरमाया हो उतना होल्ड करता है, उतना ही वो मोनोपोली दिखाता है, उतनी उसी ही तरीके से वो मुल्क की चीज़ों को, उसकी मुख्तलिफ गुड्स की प्राइसेस को डील करने की कोशिश करता है। जिस तरह मियां मनशा है, मलिक रियाज है, इस तरह बड़े बड़े लोग जो हैं वो, जिस तरह आप आज करंटली टाइम में शुगर कमीशंस और इस तरह के जो लोग शुगर इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं, कि वो इतना इनकलकेट कर चुके हैं सिस्टम के अंदर कि वो आप गवर्नमेंट को भी टफ टाइम देते हैं कि वो अपनी मर्जी से चीज़ें तैयार करते हैं, जब चाहें तैयार करें, जब चाहें तैयार करके उनको स्टोर कर लें, उनको सेल ना करें, अपनी मर्जी से कीमतें बनाएं। तो ये उनकी उजारादारी थी, उसको ख़त्म करना था। नंबर 1, सरमाया दराना निज़ाम की हौसला शिकनी। नंबर 1, डिस्करेजमेंट ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम। अब सरमाया दराना निज़ाम के तहत ही तो हमारा मुल्क चल रहा है। कैपिटलिज्म, अब ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो यूएसए है, अमेरिका, वो उसका मेन सपोर्टर है। पाकिस्तान के अंदर भी यही निज़ाम वो रखना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान को अपनी मर्जी के जरिए, जो बिग गन्स हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान को हम हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज को कौमी तहवील में लेना। नंबर 2 पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड एंड मर्ज इनटू द स्टेट्स लाइफ कॉरपोरेशंस। तहवील में ले लिया गया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया। ये दूसरा पॉइंट था। और नंबर 3, इनको ये क्योंकि पैराग्राफ में लिखा हुआ, मैंने इसको पॉइंट्स में बना दिया ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी से इसको लर्न कर सकें। नंबर 3, तमाम शेड्यूल बैंक जो थे वो कौमी तहवील में ले लिए गए। ऑल शेड्यूल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के पहले 2 काम जो उन्होंने बड़े दबंग तरीके से किए, और इसके इम्पैक्ट्स भी अच्छे पड़े। हर चीज़ के डेफिनेटली उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कि कौन से इम्पैक्ट्स ज़्यादा सपोर्टिव और करचिंग हैं, तो उसके बिहाफ पे ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बाकी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाएं ताकि स्टूडेंट्स को देखने में दिक्कत ना हो, और उसके बाद फिर लेबर रिफॉर्म्स का अलग होगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का अलग होगा, उसके बाद फिर नेशनलाइजेशन के इम्पैक्ट्स उनका